नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कुमार शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम संगम युग की हम बात कर रहे थे और उसमें हम दोस्तों जो आज लास्ट जो इस संगम काल का जो राजवंश है पांड्य राजवंश की हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल्स को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक पांड्य राजवंश। देखिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक है, इसका जो ड्यूरेशन है बहुत ही कम रहेगा, यानी कि 5 से 6 मिनट रहेगा। तो आप इसके नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो टॉपिक है दोस्तों, इसके जो मैटर है बहुत ही कम मिलता है किताबों के अंदर। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पांड्य राजवंश देखिएगा दोस्तों, जो पांड्य राजवंश है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो पांड्य राजवंश है, ये पांड्य राजवंश जो सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये अपना जो दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत के जो उत्तर दक्षिण, यानी कि ये आपका दक्षिण और ये आपका पूर्व की साइड में स्थित था। यानी कि कहने का मतलब ये वाला जो भाग था दोस्तों, ठीक है, ये वाला जो भाग था यहाँ पर दोस्तों ये पांड्य राजवंश था। क्या था? पांड्य ये राजवंश था। ठीक है, और दोस्तों इस पांड्य राजवंश की जो राजधानी थी दोस्तों, जो कहाँ थी, यानी कि मदुरई में थी दोस्तों। ठीक है, यानी कि मदुरई है कहाँ, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई थी। वैसे हम देखें दोस्तों, इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, ये प्रारंभिक राजधानी दोस्तों कहाँ थी, यानी कि कोरकई। ठीक है, कोरकई, यानी कि इसको हम कोलची भी कहा गया है। तो इसकी प्रारंभिक राजधानी कोरकई, और फिर जब पांड्य राजवंश बिल्कुल स्टेब्लिश्ड हो गया तब उसकी राजधानी मदुरई तमिलनाडु के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, इस पांड्य राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है मछली है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पांड्य राजवंश का राजकीय जो चिन्ह है वो मछली है। चेर का क्या था दोस्तों, उसका है जो धनुष था, और चोल राजवंश का था क्या प्रतीक चिन्ह, बाघ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिएगा, जो पांड्य राजवंश है, पांड्य राजवंश का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिएगा दोस्तों, इससे पांड्य राजवंश की हमें जानकारी मिलती है। एक तो दो जो महाकाव्य है, यानी कि रामायण और महाभारत है। ठीक है, तो रामायण तो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई और महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। तो इनसे भी हमें पांड्य राजवंश की से जानकारी मिलती है। और दोस्तों जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है, इससे भी हमें पांड्य राजवंश की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों जो मौर्य वंश का जो शासक है दोस्तों, सम्राट अशोक है, अशोक के अभिलेखों से भी हमें पांड्य राजवंश की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों मेगस्थनीज की एक इंडिका नामक पुस्तक है ना, यानी कि जो सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, तो उसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है इंडिका। तो इंडिका नामक पुस्तक से हमें पांड्य राजवंश की जानकारी मिलती है। तो कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, एक तो आपका जो रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, और आपके अशोक के अभिलेख, और मेगस्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसके अलावा और भी जानकारी मिलती है, यानी कि जो विदेशी यात्री थे जो भारत में आए थे, उनके द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिएगा, एक स्ट्रेबो है, टॉलमी है और प्लेनी है, यानी कि स्ट्रेबो, टॉलेमी और प्लेनी, इनके द्वारा भी लिखे गए यात्रा वृत्तांतों से हमें जानकारी मिलती है कि पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई, प्रारंभिक राजधानी कोरकई यानी कोलची, और उसकी जो राजकीय जो चिन्ह था, प्रत्येक चिन्ह था, मछली थी, और वो दक्षिण पूर्व और दक्षिण, यानी कि सुदूर दक्षिण भारत में उनका राजवंश था। ठीक है, तो यहाँ से ये जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, जो मेगस्थनीज है, ये मेगस्थनीज के अलावा और क्या जानकारी मिलती है। देखिएगा, मेगस्थनीज के अनुसार ये क्या कहते हैं अपनी इंडिका नामक पुस्तक में, जो पांड्य राज्य था, इस पांड्य राज्य का नाम जो हेराक्लीज, देखिएगा हेराक्लीज, एक हेराक्लीज की एक पुत्री थी पांडाइया। ठीक है, तो हेराक्लीज की पुत्री क्या है, पांडाइया के नाम पर था, यानी कि इस पांडाइया हेराक्लीज की पुत्री के नाम पर इनका नाम पांड्य पड़ा था। ठीक है,
तो इसी नाम से यानी कि पांड्या नाम से इनका राजवंश का नाम क्या पड़ा, पांड्य राजवंश। ठीक है, यह राज्य मोतियों के लिए बहुत फेमस था। तो पूरे भारत में यानी कि पूरे विश्व में दोस्तों ये पांड्य राज है यानी कि मोतियों के लिए बहुत बड़ा फेमस था। ऐसा कहने वाला दोस्तों मेगास्थनीज ने बताया था कि पांड्य राजवंश का नाम पांड्य क्यों पड़ा, क्योंकि हेराक्लीस की जो पुत्र थी पांड्या उसके नाम से पड़ा। और यहाँ पर मोतियों का बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, निर्यात आयात निर्यात होता है। यानी कहने का मतलब है पांड्य राज्य मोतियों के लिए बड़ा ही फेमस था। ठीक है, यानी कि पांड्य राज्य मात्र सत्तात्मक था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पांड्य जो राजवंश था दोस्तों ये मात्र सत्तात्मक था। यानी कि जो परिवार का मुखिया हुआ करती थी माता हुआ करती थी। ठीक है, जैसे आपने हड़प्पाकालीन सभ्यता आपने पढ़ा होगा, सिंध मोहनजोदड़ो में पढ़ा होगा, यानी पितृ सत्तात्मक राजवंश था। और ऐसे मिस्र की सभ्यता देखें तो मिस्र में दोस्तों मात्र सत्तात्मक राजवंश था। ठीक है, तो पांड्य राजवंश यानी कि मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, यानी कि माता ही परिवार का मुखिया हुआ करती थी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया पांड्य राजवंश के बारे में। पांड्य राजवंश के बारे में हमने मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक से जो हमें जानकारी मिलती है उनके हमने डिटेल से पढ़ा है। यानी कि वो कहते हैं कि जो पांड्य राजवंश है, पांड्य राजवंश दक्षिण भारत यानी दक्षिण पूर्वी भारत में स्टेब्लिश्ड होते हैं। और उन्होंने अपनी राजधानी मदुरई और प्रारंभिक राजधानी कोरकई कोलची रखा और उन्होंने अपने प्रतीक चिन्ह मछली रखा। ठीक है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने एक बात और बताई कि पांड्य राजवंश का जो नाम पांड्य क्यों पड़ा, क्योंकि ये हेराक्लीस की पुत्री पांड्या के नाम पर पड़ा और ये पांड्य राजवंश था। ठीक है, ये मात्र सत्तात्मक था और मोतियों के लिए ही क्या था, फेमस था। ठीक है, तो ऐसे हमने ऐसे जानकारी मिलती है दोस्तों। अनेक जो स्ट्रैबो है, टोलेमी, प्लिनी ये भी इनके बारे में बताते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, रामायण महाभारत और अशोक के जितने भी अभिलेख हैं दोस्तों, पूरे अभिलेखों में कि कुछ अभिलेखों में अशोक ने भी बताया कि पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई, प्रतीक चिन्ह मछली और प्रारंभिक राजधानी कोरकई यानी कि कोलची है और दक्षिण पूर्वी भारत में निवास करते थे। ठीक है, इनका राजवंश था। ओके, अब दोस्तों हम कुछ शासकों के बारे में बात करें। वैसे तो हमें बुक्स वगैरह है इन यहाँ से उनका शासकों के बारे में कम मैटर मिलता है, लेकिन दोस्तों मैंने कहीं से भी ये टॉपिक लिए हैं और आपको मैं स्टडी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसके नोट्स भी बनाइएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसके लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों शेयर सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से जो भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन हम आपके पास तुरंत आए। तो दोस्तों पांड्य राजवंश के बाद हम जो संगमकालीन जो युग है उसके प्रशासन की बात करेंगे, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम दोस्तों इसके बाद हम मेडीवल हिस्ट्री के अंदर प्रवेश करते हैं यानी कि मध्यकालीन भारत की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो शासक था दोस्तों नेडियोन था। देखिएगा नेडियोन है, नेडियोन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो लंबे कद वाला, नेडियोन का अर्थ देखें तो ये लंबे कद वाला शासक था। और इसके बारे में देखें तो इसे दक्षिण भारत में क्या किया, पहरुली नदी का जनक यानी कि इसको दक्षिण भारत में इसने पहरुली नदी का जनक कहा गया है और उसने समुद्र पूजा प्रारंभ करने वाला कहा गया है। तो उसने पहरुली नदी का जनक और समुद्र पूजा प्रारंभ करने वाला शासक कहा गया है किसको, नेडियोन को। ठीक है, तो इसका शाब्दिक हो तो लंबे कद वाला। इसके अलावा दोस्तों अगला शासक पालेई सालेई मुडुकुडुमी। देखिएगा थोड़ा सा नाम ऐसा ही है, देखिए पालेई साले मुडुकुडुमी। ठीक है, इस पालेई साले मुडुकुडुमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अपने यज्ञशालाओं यानी कि अनेक यज्ञशालाओं या मंडपों का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है, पालेई साले मुडुकुडुमी। ठीक है, देखिएगा पालेई साले मुडुकुडुमी ने देखिएगा क्या करता है, यानी कि संगम साहित्य में उसका उल्लेख है क्रूर एक शासक के रूप में, एक नरसंग शासक के रूप में यानी कि माना जाता है। यानी कि क्रूर शासक और नरसंहार बहुत ज़्यादा करता था दोस्तों युद्ध के अंदर, तो इसलिए इसको क्रूर और नरसंग शासकों के रूप में गिना जाता है। ठीक है, इसको पालेई साले मुडुकुडुमी को। ठीक है, अगला जो शासक है दोस्तों यानी कि नेंदुजेरियल। ठीक है, जेरियल। देखिएगा नेंदुजेरियल की अगर बात करें तो ये पांड्य राजवंश के अंदर सबसे प्रतापी, सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। ठीक है, इसने दोस्तों एक युद्ध लड़ा था, तलैयालंगानम का युद्ध लड़ा था दोस्तों। इस तलैयालंगानम के युद्ध में दोस्तों इसने चेरों को और चोलों को पराजित किया। ठीक है, चेरों को और चोलों को पराजित किया और दोस्तों इसके समय में एक बहुत ही
एक ये गलत निर्णय ले लेता है। यानी कि क्या निर्णय लेता है, यानी कि एक चेर शासक था दोस्तों सेय, इस सेय के शासक का स्पष्ट यानी कि निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाने के कारण दोस्तों ये सेय क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, यानी आत्महत्या कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसने चेर शासक के न्याय जब उसके सामने न्याय देता है तो ये निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाता है और इससे पीड़ित होकर दोस्तों ये चेर शासक से आत्महत्या कर लेता है। तो ये नंदुन जेरियल का एक ये निष्पक्ष न्याय नहीं होता है और ये इसके ऊपर एक कलंक साबित हो जाता है। ठीक है, इसने रोमन सम्राट यानी इसने रोमन सम्राट था दोस्तों आगस्टस के दरबार में अपना एक राजदूत भी भेजता है। कौन, नंदुन जेरियल भेजता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही इसके बारे में मैटर मिलता है बुक्स वगैरह में। ठीक है, तो बिल्कुल सफिशियंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, आज सभी प्यारे मित्रों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए और खुश रखिएगा और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बहुत ही मन लगा कर आप पढ़िएगा ताकि आपका जो भी आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, वो आपको मिल सके। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।